नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल पे आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज सभी व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज आपके लिए हम फोर्थ लव सीरीज के अंतर्गत कॉमिक्स लेके आए हैं बोल्ड गर्ल। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं बोल्ड गर्ल की। बोल्ड गर्ल, इससे पहले मित्रों आपने बॉडीगार्ड में पढ़ा था। ईशान और सचिन दो गहरे दोस्त हैं। ईशान एक करोड़पति बनना चाहता था। एक दिन सचिन ने अखबार में कुछ पढ़ा और ईशान को किसी धनवान लड़की को फंसाने के लिए कहा। ईशान तो धनवान बनना चाहता ही था, अतः उसने गजब की एक्टिंग और चालें खेल कर भी मिजिया नाम की एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दुर्भाग्यवश उसे उसकी हकीकत मालूम चल गई। इससे पहले कि ईशान स्वयं की सच्चाई उसे बताता, उसने एक फंक्शन में उसे बुलाकर खूब जलील किया और फिर उसी के आदेश पर नगर के मशहूर बदमाश बॉस ने उसे खूब पीटा। समय बीतता गया मित्रों, ईशान मन ही मन उदास रहने लगा। एक दिन सचिन ने सूचना दी कि मिजिया की शादी कहीं दूसरी जगह तय हो गई है। साथ ही उसने ईशान से कहा कि वह अपनी मर्दानगी दिखाकर मिजिया की शादी रुकवा दे। ईशान तो था ही गुस्से में से एकाएक भर उठा और शादी वाले दिन मिजिया के घर जा पहुंचा। उसे वहां देख मिजिया गुस्से से पागल हो उठी और उसने बॉस को कहा कि वह ईशान को ख़त्म कर दे। लेकिन इस बार ईशान स्वयं ही दरिंदा बन चुका था। शरीर से अत्यंत बलिष्ठ ईशान बॉस पर भारी पड़ता है मित्रों और उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद भी उसकी क्रूरता में कमी नहीं आई और उसने मिजिया की भी हत्या कर दी। बड़ी महफिल में शीघ्र ही वह शहर में नए बॉस के रूप में स्थापित हो गया। आए दिन वह किसी न किसी की हत्या कर देता था। जाने कितनी बेवफा लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था उसने। सचिन अब शहर का प्रतिष्ठित वकील बन चुका था। वह उसे हर बार बचा लेता था, कमज़ोर गवाह होने के कारण। सारा प्रशासन परेशान हो उठा था कि अंत में पूजा एक नई पुलिस इंस्पेक्टर ने कदम उठाया इस गुत्थी को सुलझाने का और वह सचिन के घर जा पहुंची। सचिन ने उसे बॉस अर्थात ईशान की पूरी कहानी उसे सुना दी। काफ़ी परेशान हो उठी वह और फिर उसने अजीब निर्णय लिया। उसने अपनी प्लानिंग सचिन को बताई। उसकी बात सुनकर सचिन की आंखें छलक उठी क्योंकि वह भी चाहता था कि कोई आज के बॉस को फिर से ईशान बना दे। और फिर कुछ दिनों के बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से पूजा ने सचिन के घर में प्रवेश किया और मनगढ़ंत कहानी उन्हें सुनाकर उनके साथ रहने लगती है। सचिन ने सभी बातें अपने तक सीमित रखीं। इस तरह पूजा ईशान की निजी जिंदगी में घुसपैठ करने की कोशिश में लग गई। लेकिन बॉस उर्फ ईशान तो एक ज्वालामुखी था मित्रों। उसने उसे पूरी तरह नकार दिया और उसे बुरी तरह डांट दिया। बच्चों की तरह सिसकने लगी थी पूजा। अजीब पेशों पेश में पड़ गया पत्थर दिल बॉस। तो चलिए मित्रों, बोल्ड गर्ल में शुरुआत करते हैं। ये तो कहानी आप पूर्व कॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, चैनल पे देख चुके हैं। तो आज मित्रों बोल्ड गर्ल में देखिए क्या होता है। आखिर हार कर ईशान पूजा के पास गया। ए लड़की, मुझे माफ़ कर दो। सुबुक सुबुक, तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो या अपना रौब झाड़ने? सुबुक सुबुक, पूजा रोती है। मैं कुछ समझा नहीं। सब कुछ मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी जब तुम कान पकड़कर 3 बार बैठक लगाओगे, समझे? पूजा की बात सुनते ही ईशान आपे से बाहर हो गया। तेरी ये मजा लड़की, मैं तुझे। सचिन भैया बचाओ। तभी वहां सचिन आ गया। ये क्या ईशान, तुम पूजा की जान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं तो तेरा वो ये मुझे मार थोड़े रहे थे भैया, मेरे गले में दर्द हो रहा था, दबा रहे थे। वरना ये मुझसे बाकायदा कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहते थे। क्यों बॉस? हाँ हाँ, ये देखो। ज्यों ही ईशान ने कान पकड़े, पूजा और सचिन की हंसी छूट गई। हा 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 हो, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आखिर क्या किया था ईशान ने जो सभी उसे बॉस नाम से पुकारते थे? कौन है पूजा मित्रों? क्या संबंध है उसका बॉस और सचिन सेठ से? आखिर क्या मकसद है पूजा का? इन धधकते सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़े फोर्थ लव सीरीज में ही बॉस कॉमिक्स मित्रों, जो कि पूर्व ही हमारे चैनल पे प्रकाशित हो चुकी है। आप जाके देख सकते हैं मित्रों। और फिर उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी चलने लगी। ईशान को भी पूजा के हंसी मजाक सहने की आदत पड़ गई। परंतु एक दिन सचिन घर पर नहीं था। बॉस, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? देख लड़की, अगर तूने उल्टी सीधी बात की तो याद रखना। अरे ये लड़की लड़की क्या करते हो? इतने दिन हो गए हैं हमें साथ रहते, क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकते? पूजा, ज़्यादा भाव मत खा, अब जल्दी बोल क्या कहना चाहती है।
और फिर पूजा आगे बढ़कर ईशान के सीने से लग गई और जो कुछ पूजा ने कहा उसे सुनकर ईशान स्तब्ध रह गया। मित्रों, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो बॉस। आई लव यू बॉस। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और जैसे ईशान ने होश संभाला, एक थप्पड़ वो पूजा के गाल पर जड़ देता है। तेरी ये मजाल कि तू। थका हुआ ईशान तब चौंका जब आधा घंटा बीत जाने पर भी पूजा अपनी जगह से नहीं हिली। वो उसी तरह फर्श पर बेहोश पड़ी थी। ईशान ने वो उसी तरह फर्श ज्यों ही उसे उठाने के लिए हाथ उठाया, वो घबरा उठा क्योंकि पूजा का शरीर आग की तरह तप रहा था। तभी उसकी जबान पर पहली बार पूजा का नाम आया। पूजा, पूजा, होश में आओ पूजा। हफ, मैंने ये क्या कर डाला। सिर्फ एक चाटा मारने से ईशान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो लगातार पूजा को वो तब तक मारता रहा जब तक कि वो थक न गया और पूजा बेहोश ना हो गई। जान से मार दूंगा तुझे अगर आज के बाद तू कभी जुबान पर प्यार का नाम लाई। पूजा बेहोश पड़ी थी और वो उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था। मित्रों, ईशान पूजा को उठाकर डॉक्टर की दुकान की तरफ भागा, मगर उसे देखते ही बाजार में भगदड़ मच गई। दुकानों के शटर गिरने लगे। दुकान खोलो डॉक्टर, पूजा को दवा की ज़रूरत है। शटर खोलो डॉक्टर, अगर पूजा को कुछ हो गया तो तेरे सारे खानदान को ख़त्म कर दूंगा। लाख कोशिशों के बावजूद भी डॉक्टर ने दुकान नहीं खोली तो मजबूरी सांस चीख पड़ा, अरे कोई तो बचाओ मेरी पूजा को। मैं तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे जो चाहे सजा दे लो, मगर इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भगवान के लिए इसे बचा लो। तभी वहां सचिन भी पहुंच गया। उसने ईशान को समझा बुझाकर घर भेज दिया और खुद पूजा को लेकर हॉस्पिटल चला गया। घबराने की कोई बात नहीं है सचिन, वो अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। फिर आप चाहें तो उन्हें घर पर भी ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। लगभग 3 घंटे बाद जब पूजा और सचिन लौटे तो घर खुला पड़ा था और ईशान अपने कमरे में जमीन पर पड़ा करा रहा था। ओह, लगता है इसने आज फिर अपने आप को सजा दी है। बॉस, ये तुमने क्या किया बॉस। मेरे लिए अपने आप को इतनी बड़ी सजा। इससे तो अच्छा हो मैं मर जाती। नहीं नहीं पूजा, ऐसा नहीं कहते। अगर तू मर जाती तो इस बॉस का क्या होता। पूजा ने ईशान के अंदर के मरे हुए इंसान को एक बार फिर से जीवित कर दिया। सचिन की आंखें में आंसू आ जाते हैं परंतु होठों पर मुस्कान थी। ओह बॉस, आई लव यू। पूजा। कुछ देर बाद बोझिल वातावरण खुशगवार हो चुका था। बड़े अपने आप को बॉस बनाए घूमते थे। बस एक लड़की ने कर दी ना टाएं टाएं फिस। अरे लड़की को देखकर तो विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी पिघल गए थे। मैं तो फिर बस एक साधारण इंसान हूँ। भाई कुछ भी हो, पूजा ने चंद दिनों में वो कर दिखाया जो मैं कई महीनों में बल्कि सालों में ना कर सका। इसी तरह हंसी खुशी एक सप्ताह बीत गया और फिर एक दिन। क्या बात है बॉस, आज तुम कुछ उदास से नजर आ रहे हो। हाँ पूजा, कभी कभी सोचता हूँ ये हमारा कैसा प्यार है कि मेरे बुरे कर्मों की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। तुम्हें भी मेरे साथ इस घर में कैदियों जैसी ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। मैं कुछ समझी नहीं, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। जब भी मैं इस घर के बाहर निकलता हूँ लोग दहशत के मारे मुझसे दूर भागते हैं। तुमसे मिलने से पहले मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था परंतु अब पूजा मुझे जीवन में पहली बार अपनी ताकत से नफरत सी होने लगी है। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हें भी मेरे साथ कैदियों जैसी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। नहीं बॉस, फिर कभी ऐसा मत कहना। तुमसे बिछुड़कर अब मेरा जीना मुश्किल होगा। तो तुम ही बताओ पूजा, मैं क्या करूं। कैसे इस दुनिया को बताऊं कि मैं अब वो नहीं रहा जो पहले था। दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है बॉस, मुझे मालूम है कि तुम बदल गए हो। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे उम्र कैद की सज़ा भी मंजूर है। ओह पूजा, माय स्वीट हार्ट। पूजा तो सारी उस कैदियों की तरह काटने लगी को तैयार थी मगर ईशान उसे कतई मंजूर नहीं था कि उसका प्यार पूजा के लिए अभिशाप बन जाए। तुम समझती क्यों नहीं पूजा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकता। तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए वो जहर भी अमृत है। काफ़ी देर चुप बैठा सचिन पहली बार बोला, मेरे एक जानकार हैं जो शिमला के जंगलों के ठेकेदार हैं, जो टीकमगढ़ स्टेट के नाम से मशहूर है। मेरा ख्याल है कि अगर तुम लोग वहाँ चले जाओ तो मैं इस समस्या का समाधान हो सकता है। वहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। हाँ, ये ठीक रहेगा सचिन, बॉस कहता है। मित्रों, ईशान और पूजा जाने की तैयारी करने लगे। पूजा कुछ सामान की खरीदारी के बहाने अपने पापा से मिलने गई। ये तुम्हें क्या हो गया है बेटी। एक मुजरिम के साथ कैसे जीवन व्यतीत करोगी। ना जाने वो कब धोखा करके। नहीं पापा, अब वो मुजरिम नहीं है, उसके अंदर का इंसान फिर जाग उठा है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब जल्दी ही हम दोनों आप
आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। अपने पिता डीएसपी मुकुल के रोकने के बावजूद पूजा नहीं मानी और तीसरे दिन वो दोनों टीकमगढ़ स्टेट के लिए रवाना हो गए। मित्रों, एक बात बताओ, तुम मेरा साथ पाने से खुश तो हो ना? पूजा, तुम्हारे आने से मुझे ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में भटकते किसी मुसाफिर को मीठे पानी का चश्मा मिल गया हो। पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। शिमला स्टेशन पर उतरकर दोनों लोगों ने टीकमगढ़ स्टेट के लिए एक प्राइवेट टैक्सी पकड़ी और सीधे वीर बहादुर के ऑफिस पहुंचे। वीर बहादुर, जिन्हें लोग साहब बहादुर के नाम से पुकारते थे, साहब बहादुर तो उस समय ऑफिस में नहीं मिले। अलबत्ता उनकी स्टेट का मैनेजर वहां मौजूद था, जो किसी फिल्म के हास्य अभिनेता जैसा लग रहा था। हे, स्वागत स्वागतम स्वागतम। देखिए, हमें मिस्टर वीर बहादुर से मिलना है। हे, मिल लेना, पहले हमसे तो मिल लो। हम है टीकमगढ़ स्टेट के मैनेजर श्री श्री चंद्रपाल। आप, मैं हूँ ईशान और ये है पूजा, मेरी मेरी धर्म पत्नी। तभी पूजा कह देती है, सुंदर, अति सुंदर। हे, मिस्टर ईशान, आपकी धर्मपत्नी बहुत सुंदर है। थैंक यू मिस्टर बंदरलाल। हे। तभी बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर चंद्रपाल बाहर की तरफ भागा और पीछे पीछे ईशान और पूजा भी। हे, नमस्ते साहब बहादुर। नमस्ते चंद्रपाल, कहो काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है मालिक, मेरे रहते आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हे। ऑफिस में आते ही ईशान ने साहब बहादुर को अपना परिचय दिया और साथ ही उन्होंने सचिन का पत्र भी पढ़ा। हूँ, तो तुमको एडवोकेट सचिन सेठ ने भेजा है। देखिए मिस्टर ईशान, फिलहाल तो यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करूँगा। आप अपना पता यहाँ ऑफिस में छोड़ जाइए। ओह देखिए, मेरा तो यहाँ का कोई पता नहीं है, मैं खुद ही एक दो दिन में पता कर लूँगा। ईशान और पूजा वहाँ के गेस्ट हाउस में ठहर गए। ईशान हर रोज साहब बहादुर के ऑफिस जाता, परंतु हे, साहब बहादुर तो आज भी नहीं आए और ना ही उनका आपके लिए कोई मैसेज है। आप कल फिर आइए। देखिए, आप मुझे उनके घर का पता दे दीजिए, मैं उनसे वहीं मिल लूँगा। साहब बहादुर ने किसी अजनबी को पता देने के लिए मना किया हुआ है। आज फिर निराश लौटा ईशान। तुम निराश क्यों होते हो बॉस? यहाँ सिर्फ एक यही जगह तो नहीं है। तुम और जगह कोशिश करो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें नौकरी अवश्य मिल जाएगी। पूजा, सचिन के दिए पैसे खत्म हो गए, अगर हमें नौकरी ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे? कल गेस्ट हाउस वाला भी किराया मांगेगा। ईशान को निराश देखकर पूजा के दिल में एक शक की उठी। उसने बड़ी मुश्किल से उस बॉस से ईशान बनाया था। पूजा को डर था कहीं परेशानियों से लड़ते लड़ते कहीं वो फिर ईशान से बॉस ना बन जाए। अरे तो क्या हुआ, हम कल ही ये गेस्ट हाउस छोड़ देंगे और कहीं सस्ती जगह में जाकर ठहर जाएंगे। जगह कितनी भी सस्ती हो पूजा, कुछ ना कुछ तो किराया देना ही पड़ेगा और हमारे पास तो कल के खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि हमें वापस लौट चलना चाहिए। पूछ पूजा उसके गालों पे एक किस लेती है। मित्रों, तुम शायद भूल रहे हो, बॉस की वापस जाने के लिए भी किराए की जरूरत पड़ेगी और फिर सचिन आखिर कब तक हम लोगों का बोझ उठाता रहेगा? नहीं बॉस, उसे भी अपनी ज़िंदगी संवारने का मौका मिलना चाहिए। तुम शायद ठीक कह रही हो पूजा, खैर मैं कल फिर कोशिश करता हूँ। अगले दिन ईशान फिर वहीं पहुंचा, परंतु जवाब आज भी नकारात्मक था। निराश ईशान ज्यों ही जाने के लिए मुड़ा, एक आदमी ने प्रवेश किया। वो शायद मजदूरों का सुपरवाइजर था। मैनेजर साहब, आज 6 मजदूर नहीं आए हैं। साले सब कमज़ोर हैं, कामचोर हैं। जब भूखे मरते हैं तो आकर पैर पकड़ते हैं। इन सबको नौकरी से निकाल दो। अभी सुपरवाइजर जाने के लिए मुड़ा ही था कि मैनेजर साहब, आप कहे तो उन मज़दूरों के बदले मैं काम करूं। मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शरीर से मजबूत लगते हो मगर कभी कुल्हाड़ी पकड़ी है? हे। यहाँ ठेके पर काम होता है, एक पेड़ काटने पर 10 रुपये मिलेंगे। बोलो मंजूर है? ईशान ने फौरन मंजूर कर लिया। जंगल में पहुंचकर उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी गई। सारा दिन पूरी मेहनत करने के बावजूद वह सिर्फ 3 पेड़ काट सका और जब शाम को दिहाड़ी मिलने का समय आया, ये बेईमानी है मैनेजर साहब, तुम दस्तखत 60 रुपये पर करवा रहे हो और दे रहे हो सिर्फ 10 रुपये। हे, मैं तो भूल ही गया था कि आप पढ़े लिखे हैं। ये लीजिए 30 रुपये और कल से दोबारा इधर मत आना। मजदूरी थी मजबूरी थी, इसलिए ईशान 30 रुपये लेकर ही वापस आ गया। परंतु जैसे ही वह गेस्ट हाउस पहुंचा, उसने देखा गेस्ट हाउस के सामने सड़क पर पूजा सामान के साथ बैठी उसका इंतजार कर रही थी।
ओह, तुम आ गए बॉस, बहुत देर लगा दी, लगता है तुम्हें नौकरी मिल गई। हाँ, परंतु तुम यहाँ इस तरह। भाई, गेस्ट हाउस वाला हमारा रिश्तेदार तो नहीं, उसने तुम्हारे जाने के बाद मुझसे किराया मांगा। मैंने उसे खाली जेब दिखाई, उसने मुझे बाहर का रास्ता। उसकी ये मजाल, उसने मेरी पूजा को बाहर निकाल दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उफ, तुम तो एकदम गर्म हो गए। आज पहली कमाई की है, जल्दी पैसे निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। आह, तुमने ये सब मेरी वजह से मेरे कहने पर किया। आई एम सॉरी बॉस, जैसे भी हो हम वापस चलेंगे जल्द से जल्द। बस हार गई हिम्मत नहीं पूजा, ये सब मैंने पहली बार नहीं किया। तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक सजा याफ्ता मुजरिम हूँ। 7 साल तक मैंने इन्हीं हाथों से जेल में पत्थर तोड़े हैं। पूजा, वो आज कई दिनों बाद मेहनत की है न, बस इसलिए। पूजा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं उसके हाथों पे छाले देख करके। ये क्या खून, ये तुम्हारे हाथों में तो क्या तुमने मजदूरी की? वहां से वो सीधे पास की एक धर्मशाला में पहुंचे। 2 दिन का किराया 20 रुपये जमा कराने के बाद उनके पास कुल 10 रुपये और बचे थे। ईशान उसी का खाना ले आया था। उफ, और तुम्हारे जख्मों पर सब्जी का नमक लग गया, ठहरो तुम्हें मैं खिलाती हूँ। आई, छोड़ो मेरा हाथ। यम। मित्रों, ईशान पूजा की उंगली मुंह में पकड़ लेता है खाना खाने के बाद। कभी कभी सोचता हूँ पूजा की ईशान से अच्छा तो बॉस था, क्यों? उससे सब डरते थे, मगर अगर यही बॉस तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें शायद इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। नहीं बॉस, मैंने बड़ी मुश्किलों से बॉस को बदला है। ईशान, तुम फिर कभी ऐसी बात मत करना, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, नहीं करूँगा, मगर मुझे बॉस ही कहा करो, तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता है। अगले दिन ईशान जब तैयार होकर जंगल की तरफ चलने लगा तो पूजा भी उसके साथ हो ली। ईशान ने बहुत मना किया मगर वो नहीं मानी। एक बात समझ में नहीं आती बॉस, जब साहब बहादुर की तरफ से एक पेड़ काटने के 20 रुपये मिलते हैं तो ये खड़ूस मैनेजर हमें 10 रुपये क्यों देता है? उसकी मर्जी और हमारी मजबूरी की वजह से। खच। ईशान पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करता है। मित्र, दोपहर हो चली थी। ईशान 2 पेड़ काट चुका था। आज पूजा के आने से उसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। उसने 4 पेड़ काटने की उम्मीद थी। थोड़ा और सुस्ता लो बॉस, काफी थक गए हो। नहीं पूजा, आज मैं 4 पेड़ काटूंगा और तुम्हें के अलावा खाने के अलावा आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। तभी वहां कुछ लोग आए और ईशान के कटे हुए पेड़ पर रस्सियां बांधकर उसे घसीट कर ले जाने लगे। ये पेड़ कहाँ ले जा रहे हो? ये मैंने काटा है। तुमने काटा है इसलिए तो ले जा रहे हैं, हमें तो पेड़ काटना ही नहीं आता। तुम क्यों रुक गए? ले आओ इसे। नहीं, मैं तुम्हें पेड़ ले जाने नहीं दूंगा। पूजा तुरंत मौके की नज़ाकत को भाप गई। ले जाने दो बॉस, हम और काट लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मैंने 2 घंटे मेहनत करके इसे काटा है। इन्हें चाहिए तो यहाँ बहुत से पेड़ हैं, खुद काट ले और ले जाए। तभी उनका सरदार वहाँ पहुँचा। बॉस, इस दरिद्रता का नाम बॉस है। तुम बॉस प्लीज। अरे वाह, लड़की तो बड़ी पटाखा है, कहाँ से भगा लाया है इस माल को? जरा हमें भी। और अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने तारे नाच उठे। जुबान को लगाम दे हरामजादे। बॉस। अगले ही क्षण वो फुर्ती से उठा और, नहीं, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने राका पर हाथ उठाया है सुअर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राका, तुम ये दोनों पेड़ ले जाओ, मगर इन्हें माफ कर दो। अब आए ना लाइन पर। राका के आदमी ईशान की आंखों के सामने उसके काटे हुए पेड़ घसीट कर ले गए और ईशान कुछ ना कर सका। ईशान, भगवान के लिए प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। पूजा, तुम हट जाओ, बहुत ताव खा रहा है लौंडे। इस जंगल का मालिक साहब बहादुर भी राजा ठाकुर के आदमियों को रोकने की हिम्मत नहीं करता, फिर तेरी औकात ही क्या है, समझे? उसके बाद ईशान काम करने में दिल नहीं लगा और शाम को वह जब लौटने लगा। एडवांस? कैसा एडवांस? एक तो राजा ठाकुर के आदमियों से बेकार की लड़ाई मौली, ऊपर से एडवांस मांग रहे हो। मगर इन लोगों ने तो ज़बरदस्त मेरे काटे पेड़ मुझसे छीन लिए। तो क्या हुआ, ये तो यहाँ की दस्तूर है। वो लोग तो अगले हफ्ते फिर आएंगे। बाकी कहा सुनी के बाद भी चंद्रपाल ने ईशान को एडवांस नहीं दिया। ईशान और पूजा वापस धर्मशाला लौट आए। इस बीच उनमें आपस में कोई बात नहीं हुई। रात को फिर दोनों सोने लगे, परंतु भूखे पेट नींद कैसे आती? मुझसे नाराज हो बॉस? नहीं। तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हें रोक कर बुरा किया? बुरा नहीं तो अच्छा भी नहीं किया पूजा। मैं भी कभी डरपोक हुआ करता था। अगर एक कॉकरोच भी मेरे पैर के नीचे आ गया तो उसके मारे सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। परंतु फिर एक दौर मैंने ऐसा भी देखा कि जब लोग मुझसे दहशत खाते थे। और आज
जब वो लोग मेरा पेड़ ले जा रहे थे तो मुझे यूं लग रहा था जैसे कुछ गिदड़ शेर की आंखों के सामने से उसका शिकार उठा के ले जा रहे हैं और शेर उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कहीं तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने की बात कर रहा था, कहाँ आज तुम्हें खाने को रोटी भी नहीं मिली। तुम भी क्या सोचती होगी। बस इतनी सी बात है, चिंता मत करो बॉस, कल डबल खा लूँगी। अगले दिन ईशान फिर जंगल पहुंचा तो वहां साहब बहादुर आए हुए थे। उन्होंने तुरंत ईशान को बुलवाया। तुमने कल राजा ठाकुर के आदमियों से झगड़ा क्यों किया? क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई मेरी आंखों के सामने से उठा कर ले जाना चाहते थे। ले जाना चाहते थे या ले गए? हाँ, ले गए। अगर मुझे पूजा ने नहीं रोका होता तो क्या कर लेते? तुम जानते हो राजा ठाकुर कौन है? नहीं, परंतु नहीं जानते तो जान लो, राजा ठाकुर इस इलाके का बेताज बादशाह है। यहाँ उसका कानून चलता है। अगर वो किसी का दुश्मन बन जाए तो उसे बुरी तरह बर्बाद कर देता है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से आपने राजा ठाकुर को जाना है साहब बहादुर, मुझको नहीं। ना जाने पूजा में कौन सी शक्ति है जिसने मुझे कल रोक लिया, वरना मैं क्या कर बैठता शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम समझते हो कि तुम अकेले राजा ठाकुर से मुकाबला कर लोगे? अगर पूजा ने मुझे अपनी कसम न दी होती तो उस दिन वो लुटेरे मेरी मेहनत को मुझसे यूं ही छीन कर ना ले जा पाते। सोचता ही नहीं साहब बहादुर, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ तुम्हें काम करना है तो शांति से रहो। वो लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं और हर मजदूर से एक पेड़ लेकर जाते हैं। जी साहब बहादुर। एक सप्ताह पलक झपकते बीत गया। नहीं बॉस, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज फिर राजा ठाकुर के आदमी जंगल में आएंगे। पागल मत बनो पूजा, मुझे जाने दो। अगर नहीं किया तो हम खाएंगे क्या? हम भूखे रह लेंगे, मगर मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगी। मुझे जाने दो पूजा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। पूजा के लाख रोकने पर भी ईशान जंगल में पेड़ काटने पहुंच जाता है और बैठकर एक जगह वो सोचने लगता है पेड़ के पास, मैं क्यों बेकार मेहनत करके राजा ठाकुर के लिए पेड़ काटूं। पहले उन्हें आकर वापस चले जाने दूं, फिर काम शुरू करूंगा। और दोपहर को अपने निर्धारित समय पर राजा ठाकुर के आदमी आ पहुंचे। क्यों बे हरामखोर, आज तूने अभी तक पेड़ क्यों नहीं काटे? उफ। अगली क्षण ईशान की आंखों में खून उतर आया, परंतु जैसे ही उसने अपनी कसम याद आई वो फिर शांत हो गया। अब एक घूर क्यों देखता है, खाएगा क्या? जल्दी से पेड़ काट वरना तुझे काट डालूंगा। ओह। और वो बदमाश ईशान के छाती पर हाथों से वार करता है। ईशान अभी भी खामोश था। उसकी इस खामोशी ने राका के दिल में अंगारे भड़का दिए, क्योंकि पूरे स्टेट में उसका हुक्म टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और उस पे वो लाठियों से वार करते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, मारो साले को। उधर पूजा का दिल किसी अज्ञात शंका से कांप उठा। उसे नहीं रहा गया और वो जंगल की तरफ भागती है। वहां ईशान को पीटते देख उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। पूजा लाठियों की परवाह किए बिना ईशान पर झुक जाती है। ये क्या हो गया बॉस, इन लोगों ने तुम्हें इतना मारा और तुम और करता भी क्या? पूजा, तुम्हारी कसम जो खाई थी। आह। तभी, अरे तू इधर तो आ लैला, तेरा मजनू तो गया कन्नी से। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो बॉस। पूजा, पेड़ ना सही ये छप्पन छुरी सही, अब ओ मजनू, हम इसे ले जा रहे हैं। अगर तुझे अपनी लैला वापस चाहिए तो शाम ढलने से पहले एक पेड़ काट कर अकेला इसे खींच कर राजा ठाकुर के गोदाम पर पहुंचा दे, समझे? नहीं बॉस, उठ, देख तेरी पूजा को ये ले जा रहे हैं। पूजा। पूजा लगातार चीखती जा रही थी। ईशान ने उठने की भरपूर कोशिश की, परंतु उसकी आंखें के सामने अंधेरा छाता गया। बहुत नखरे दिखा रही है छोकरी, सीधी तरह चल वरना मार कर तेरे शरीर की खाल उतार लूंगा। बॉस बॉस पूजा। और तब पूजा को याद आया अपना दूसरा रूप, इंस्पेक्टर पूजा का, वो रूप जिसे वह ईशान का प्यार पाकर लगभग भूल सी गई थी। अचानक उसका स्वर बदल गया। बस बहुत हो गया राका, अब मुझे छोड़ दे वरना। ओ तो चीटी के भी पर निकल आए हैं। परंतु इसके बाद राका एक शब्द भी ना बोल सका। धाड़ उफ। परंतु मैं तो चीटी नहीं जिसके पर उसकी मौत का संदेश होते हैं। तभी राका के आदमी एक साथ पूजा पर झपट पड़ते हैं। मैं वो विषैली चींटी हूँ जो काट काट ले तो आदमी की मौत निश्चित होती है। धूम धड़ाम उन गुंडों की पूजा खूब पिटाई करती। तभी धाड़ उसके सर पर एक डंडा लगता है और वो गिर पड़ती है।
दिल तो करता है कि एक गोली उतार दूँ साली के सीने में, परंतु क्या करूँ, मजबूर हूँ। ये है ही इतनी खूबसूरत, ले चलो इसे। राजा ठाकुर की हवेली पर पहुंचने पर, वाह राका वाह, आज तो तूने हमारी तबीयत खुश कर दी। ये आसमान की परी कहाँ से ले आया? टीकमगढ़ स्टेट से राजा ठाकुर। इसका आशिक बहुत फड़फड़ा रहा था। साले को मार मार कर वहीं फेंक आए हैं और कह आया कि दिन ढलने तक एक पेड़ वो अकेला नहीं लाया तो इस लड़की। अरे अगर वो पेड़ ले भी आया तो अब हम इस हुस्न की परी को वापस नहीं करेंगे। हम जिंदगी में पहली बार तुमसे अपनी दी हुई जुबान से मुकरने के लिए कह रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम? बखूबी समझ रहा हूँ राजा ठाकुर। और अगर इसका आशिक यहाँ आकर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो? तब घायल सैनी सी पूजा दहाड़ उठी। तू सोते शेर को जगा रहा है राजा ठाकुर। बॉस अब तक मेरी कसम से बंधा है, कहीं मेरी तबाही से उसे कसम तोड़ने पर मजबूर ना कर दे। और अगर मेरी कसम तोड़ दी तो तेरा अंजाम सोच कर भी मैं कांप उठती हूँ, क्योंकि तू नहीं जानता कि वो कौन है राजा ठाकुर। मैं एक बार फिर कहती हूँ, मान जा। चीखती बहुत है, सारे कान के पर्दे फाड़ डाले। आह! एक चटाक राजा ठाकुर पूजा के गले पर गाल पे मारता है। हमारा नाम भी राजा ठाकुर है, आने दो उसे। इस शेर को आज हमें जो करना है उसी के सामने करेंगे, क्योंकि राजा ठाकुर शेर नहीं, सवा शेर है। शाम को जब ईशान को होश आया तो उसने अपने आप को मजदूरों से घिरा पाया। वहीं मैनेजर चंद्रपाल भी था। आ गया होश साहबजादे ओ। कितना मना किया था राजा ठाकुर से बैर मत मोल ले, मगर हमारी सुनता ही कौन है? पूजा, आह! वो लोग ले गए हैं तुम्हारी पूजा को, कह रहे थे ले गए हैं। अगली क्षण ईशान तेजी से उठा। कहाँ ले गए हैं मेरी पूजा को? राजा ठाकुर वो कहाँ रहता है? राजा ठाकुर के यहाँ। अरे अरे, ताओ तो ऐसे दिखा रहा है जैसे। परंतु उसके आगे चंद्रपाल एक शब्द नहीं बोल सका, क्योंकि उसने ईशान की आंखों में शोले देखे। उसकी भाव भंगिमा देखकर चंद्रपाल की आत्मा कांप उठी। तूने कभी श्यामनगर के बॉस का नाम सुना है चंद्रपाल? मैं वह नहीं। हाँ हाँ, अखबारों में पढ़ा है। मैं वही बॉस हूँ, जल्दी से बता दो वो लोग कहाँ मिलेंगे, वरना ऐसा ना हो कि उनके किए की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़े। तो बताता हूँ, मेरा गला छोड़ो। उधर राजा ठाकुर की हवेली पर शाम ढलने लगी है। वो नहीं आएगा, हमारे सब्र का प्याला भर चुका है। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। तो क्या इसे पहुंचा दूं हवेली के तहखाने में? बहुत समझदार होगा राका। चल उठ। अरे तेरा तो बाप भी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, तेरा तो बाप भी जाएगा। ऐसे नहीं राका, जरा प्यार से। राका पूजा को उठाकर हवेली के तहखाने में डाल गया। कुछ ही देर में राजा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। क्यों उस लड़खड़हारे के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? मेरा कहना मान लो, रानी बनकर रहोगी। तेरी रखेल बनकर रहने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, कमीने। और उससे पहले तुझे मार दूंगी। उफ! पूजा एक किक मारती है राजा ठाकुर के मुंह पर। वार जबरदस्त था। एक बार तो राजा ठाकुर भी दर्द से बिलबिला उठा। वो गुस्से में उठा, परंतु अगले ही क्षण उसके होठ पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वाह! जितनी खूबसूरत हो उतनी ही तेज भी। अगर शिकार कमजोर हो तो शिकारी को भी मजा नहीं आता। और फिर मैं तो, एक बार मेरे हाथ खोल दे राजा ठाकुर, फिर तुझे पता लग जाएगा कि शिकार कितना तगड़ा है। मुझे तुझे खोल कर खुलकर खेलने की आदत है, परंतु मैं दुश्मन को इतना भी नहीं खोलता कि वो मुझ पर भारी पड़ जाए। और तू अपने आप को मर्द कहता है? थू है तेरी मर्दानगी पर। राजा ठाकुर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूजा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूजा की आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। हरामजादी, राजा ठाकुर के मुंह पर थूकती है। अब तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। उधर गिरता पड़ता ईशान राजा ठाकुर की हवेली पर पहुंचा। एक कहाँ जाता है अंदर? वो पूजा कहाँ है? तभी बेहोश पूजा को कंधे पर उठाए राका वहां पहुंचा। ओह, तो तू यहाँ पहुंच गया। ले जा अपनी लैला को, जा, तुझे माफ किया। पूजा। काफी देर पूजा होश में आने के बाद, पूजा तुम ठीक तो हो ना? बॉस मैं लुट गई बॉस। तुमने आने में बहुत देर कर दी, तुम्हारी पूजा पवित्र हो गई बॉस। तभी पूजा एक झटके से खड़ी हो गई और, न नहीं बॉस, अब मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हारे लायक नहीं। मुझे राजा ठाकुर ने, नहीं नहीं। पूजा पूजा होश में आओ। परंतु पूजा ने ईशान को एक और जोरदार धक्का दिया और जंगल की तरफ भागती चली गई। पूजा रुक जाओ पूजा। ईशान पूजा के पीछे भागता चला गया, परंतु एक तो रात, ऊपर से घना जंगल। सारी रात टकरे मारने के बावजूद पूजा उसे कहीं नहीं मिली। ओ पूजा, तू मुझे अकेला छोड़
कहाँ चली गई, तुम्हें कहाँ ढूंढूं। ना जाने ईशान कितनी देर वहां यूं ही बैठा रहा। उसे होश तब आया जब, ए बाबू, वो तुम्हारी पूजा वहां उधर। पूजा, क्या हुआ उसे, वो कहाँ है। ईशान आधी तूफान की तरह वहां पहुंचा जहां कुछ लोग गोल घेरा बनाए हुए खड़े थे। ईशान जो ही उनके बीच पहुंचा उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वहां पूजा की लाश पड़ी थी। पूजा, ये तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलती क्यों नहीं। देखो तुम्हारा बास तुम्हें पुकार रहा है, आंखें खोलो पूजा। मरने के बाद यानी पूजा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पूजा यूं छोड़कर नहीं जा सकती। पूजा उठो, तुमने तो कहा था कि हम दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे, फिर तुम अकेली कैसे जा सकती हो। पूजा, या तो आंखें खोलो वरना मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। धीरज रखो बाबू, मरने के बाद कोई बोला नहीं करता। उठो बाबू, इसका अंतिम संस्कार करना है। परंतु पूजा आंख कैसे खोलती, वो तो हर वो तो बहुत दूर जा चुकी थी, वहां जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। एकाएक किसान की आंखों में बदलाव आया, उसकी आंखों में अंगारे बरसने लगे। नहीं, पूजा का अंतिम संस्कार अभी नहीं होगा, इससे पहले उस आदमी का अंतिम संस्कार होगा जो मेरी पूजा की मौत का जिम्मेदार है। किसान को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पूजा की लाश उठाए वो सीधा राजा बहादुर की ठाकुर की हवेली पर पहुंचा। राजा ठाकुर, तू ओह फिर आ गया, लगता है तेरी मौत हमारे ही हाथों लिखी है। ईशान ने पूजा की लाश को एक पेड़ के सहारे रख दिया। तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो पूजा, बॉस अभी अपना काम निपटा कर आया। इस लाश को यहाँ क्यों रख रहा है, उठा इसे और भाग यहाँ से। परंतु राका अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका, क्योंकि ईशान बिजली की सी फुर्ती से घूम चुका था। इज्जत से नाम ले हरामजादे, मेरी पूजा को लाश बोलता है, आह। परंतु पूजा आंख कैसे खोलती, वो तो दूर, बहुत दूर जा चुकी थी, वहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। परंतु ईशान की आवाज में बदलाव आया, उसकी आंखों में अंगारे बरसने लगे। नहीं, पूजा का अंतिम संस्कार अभी नहीं होगा, इससे पहले उस आदमी का अंतिम संस्कार होगा जो मेरी पूजा की मौत का जिम्मेदार है। ईशान ने के अंदर का सोया हुआ बॉस एक बार फिर जाग उठा। उन्हें झपट कर राका की बंदूक उठाई, परंतु अगले ही क्षण, बंदूक की गोली से तेरी मौत बहुत आसान होगी कुत्ते, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। बिरजू, बंसी, काले, पकड़ो इसे। एक साथ कई आदमी ईशान की तरफ झपटे, परंतु ईशान तो दरिंदा बन चुका था। धाएं 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 सभी को गोलियों से भून डालता है। तुम नहीं जानते ठाकुर के कुत्तों कि तुमने बॉस को चुनौती दी है। तू ही था जो मेरी पूजा को उठाकर लाया था ना, ले धाड़ धाड़। इसी बीच फायरिंग की आवाज सुनकर राजा ठाकुर वहां आया। राका राका, कहाँ हो तुम, ये फायरिंग की आवाजें कैसी थी, सब ठीक तो है ना। राजा ठाकुर, दो ही बार में राका जमीन सूंघ गया, परंतु ईशान ईशान तो दरिंदा था, वो लगातार उस पर गोलियों की बौछार करता रहा। बाहर आते ही राजा ठाकुर की नजर ईशान पर पड़ती है। कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो। बॉस, इसे पहचानता है राजा ठाकुर। ये तो पूजा है, मेरी पूजा, और इसकी इस हालत का जिम्मेदार पता है कौन है। मुझे नहीं मालूम, तुम यहाँ से जाओ। राका राका, ना जाने कहाँ मर गया। राका, इसे इसे तुमने मारा है। हाँ, और अब तेरा नंबर है राजा ठाकुर। ईशान की भाव भंगिमा को देख राजा ठाकुर भी एक बारगी कांप उठा, परंतु अगले ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। देखो, तुम शायद नहीं जानते कि मैं राजा ठाकुर हूँ। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो, गड़बड़ नहीं ठाकुर, हत्या, मैं हत्या करूंगा, धड़ाम। ईशान की शारीरिक शक्ति राजा ठाकुर से कहीं अधिक थी, और वो भी तेरी। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। उफ। राजा ठाकुर अच्छी तरह समझ चुका था कि वो ईशान से नहीं जीत पाएगा, इसलिए पास पड़ी हंसिया उठा ली उसने। भागता कहाँ है ठाकुर, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। और उसके पैरों पर उस हंसिया से वार करता अगले क्षण ईशान राजा ठाकुर के सिर पर आ पहुंचा। मुझे माफ कर दो। और फिर ईशान एक के बाद एक वार करता चला गया। राजा ठाकुर तो ना जाने कब का लाश में बदल चुका था, परंतु ईशान फिर भी उसे पागलों की तरह मारे जा रहा था। मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा ठाकुर, खच खच। और फिर आओ पूजा चले, ये जगह हमारे रहने लायक नहीं, हम दोनों यहाँ से दूर कहीं और अपना आशियाना बनाएंगे। ईशान पूजा की लाश लिए इधर उधर 3-4 दिन तक भटकता रहा। आखिर शाह बहादुर और दूसरे लोगों के समझने बुझाने पर उसके लोग लाश का अंतिम संस्कार करना स्वीकार किया। कुछ घंटों बाद सभी चले गए और वहां ईशान अकेला रह गया। आखिर तुम चली गई पूजा, मुझे अकेला भटकने के लिए छोड़कर। तभी, मैं कहीं नहीं गई बॉस, मैं आज भी तुम्हारे पास हूँ, याद बनकर तुम्हारे दिल में। वादा करो कि तुम मुझे कभी भुलाओगे नहीं। पूजा। और इसी के साथ मित्रों ये कहानी समाप्त होती है। यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले कॉमिक्स में मिलेंगे, फोर्थ लव सीरीज की कॉमिक्स
के अंतर्गत। तब तक के लिए मित्रों, आपका दिन शुभ हो।